हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएस लवर्स यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है, सीएसएस सिलेक्टर्स। मैंने देखा है कि लोग सीएसएस में सिलेक्टर्स को इतनी एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते हैं, जबकि सीएसएस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सीएसएस सिलेक्टर्स के। और अगर आप उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, देन यू विल सी कि आप कितनी अच्छी एफिशिएंटली सीएसएस लिख पा रहे हैं। तो मैं कुछ बेसिक सीएसएस सिलेक्टर से स्टार्ट करूँगी एंड देन वी विल मूव टू दो सिलेक्टर्स जो लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एस्ट्रिक। इसका मतलब होता है ग्लोबल, मतलब कि सारे के सारे। जनरली अगर आपने मेरी सीएसएस देखी होगी तो मैं जनरली अपनी सबसे पहली डिक्लेरेशन क्या करती हूँ, एस्ट्रिक, एंड उसमें मैं बोलती हूँ पैडिंग 0, मार्जिन 0। इसका मतलब होता है कि ये जो मैंने स्टाइल इम्प्लीमेंट कर रही हूँ ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे जाके इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर आप एक गो में सारे एलिमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रिक अपनी सीएसएस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका पहला सीएसएस सिलेक्टर। अब दूसरे सीएसएस सिलेक्टर की बात करते हैं, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको पता होगा, अगर नहीं तो टुडे इज़ योर फर्स्ट डे। दिस इज़ आईडी। तो आप HTML में एक आईडी डिक्लेयर करते हैं और फिर आप CSS में आके उस आईडी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा आईडी है फॉर एग्जांपल 1, तो मैं यहाँ पे आके स्टाइल लिखूँगी उसका, और ये क्या करेगा, ये HTML में जाएगा और ये चेक करेगा कि कहाँ पे आईडी है और उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्टाइल इम्प्लीमेंट कर देगा। इसी से रिलेटेड एक और है डॉट, जिसको हम बोलते हैं क्लास। सेम, हम HTML में जाएंगे, अपनी क्लास को डिक्लेयर करेंगे, CSS लिखेंगे। जब हमारी HTML और CSS लोड होगा, वो HTML पेज में जाके सर्च करेगा कौन कौन सी क्लासेस हैं 1, और वहाँ पे जाके ये स्टाइल इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, अब एक और आता है इसके साथ एक और मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है, जो कि डायरेक्ट आपका सिलेक्टर है, कि आप एक एलिमेंट के साथ आप सीधा एक HTML टैग पे, या एलिमेंट बोल लीजिए या इसको टैग बोल लीजिए, आप सीधा उस पर CSS लिखते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द CSS सिलेक्टर। सो एग्जाम्पल मैंने दिया H1 के अंदर मैंने जो CSS लिखी, तो ये मेरा ये वाला सिलेक्टर हो गया। तो जैसे आपका अगेन CSS लोड होगी, HTML लोड होगी, H1 सर्च होगा, जो भी मैंने CSS लिखी है वहाँ पे जाके वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन वन ऑफ द कॉमन इज़ वन एलिमेंट और अनदर एलिमेंट, उसके बीच में स्पेस होता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको इसका नाम याद हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो ये सिलेक्टर्स कब और कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इट इज़ डूइंग इज़ कि अगर मुझे यही एग्जांपल लेना है और मैं कह रही हूँ कि H1 के अंदर मेरा एक आईडी है 1, उस पर ये पर्टिकुलर क्लास इम्प्लीमेंट हो, तो ये वाला ऐसे होता है। अब ये क्लास आईडी भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, एक और एलिमेंट हो सकता है, कोई भी सिलेक्टर हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेम इसके लिए भी द इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये आपका स्पेस है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेस है और ये कॉम्बिनेशन में चल रहा है। ठीक है, अब बात करते, ये तो बहुत ही मैंने देखा है कि ये बहुत ही कॉमन सिलेक्टर्स हैं जो काफ़ी डेवलपर्स यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं जो सिलेक्टर्स लोग डेवलपर्स नहीं यूज़ करते, तो उनमें से एक है X+Y। तो X, ये प्लस साइन अब क्या करता है, प्लस साइन क्या करता है, वो ये बोलता है कि आप CSS में क्या हुआ है अभी तक, अगर आप इतने ही सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि जब तक एक नेस्टिंग हो रही है तब तक ही आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर नेस्टिंग ख़त्म हो गई तो स्टाइलिंग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा एक UL है और यहाँ पे मेरा एक H1 आ रहा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा H1 UL के बाद आ रहा है तो उस पर एक पर्टिकुलर स्टाइल इम्प्लीमेंट हो। अगर आप यहाँ तक के सिलेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आईडी लगाना पड़ेगा और आपको मेक श्योर करना होगा हर UL के बाद जब भी कोई H1 आ रहा है उस पर वो आईडी रहे तो ही वो स्टाइल इम्प्लीमेंट हो, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले सिलेक्टर से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्लस क्या कहता है कि मैं लिख के दिखाती हूँ, प्लस कहता है UL
के बाद जो भी पहला P है, जो भी पहला P आएगा उसका वो पर्टिकुलर स्टाइल करना है। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट एट द मोमेंट इट इज़ गेटिंग क्लोज। तो अगर मुझे इसका स्टाइल लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगी UL प्लस P और इसके अंदर जो स्टाइल है, ठीक है। अब इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है कि ये सिर्फ एक को ही टारगेट करता है, एक ही P को एक ही H1 को। लेकिन व्हाट इफ़ मेरे पास मल्टीपल H1 है, जो कि एक रॉन्ग HTML हो सकता है, बट व्हाट इफ़ मेरे पास और भी H1 है, तो उसके लिए हमारे पास आता है टिल्ड। तो आप ऐसे लिखते हैं। तो टिल्ड क्या कहता है कि UL के बाद जितने भी H1 है उन सब पे पर्टिकुलर स्टाइल इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर मुझे इसका स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है तो मैं लिखूँगी H1 और ये, तो जितने भी UL ख़त्म होने के बाद H1 आएंगे उन पे ये टारगेट करेगा। ये मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, इन दो सिलेक्टर्स को। प्लीज़ इनको यूज़ कीजिए, आप बहुत ज़्यादा कोड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। एक और जो मैं बहुत कॉमनली यूज़ करती हूँ वो है ये वाला साइन, ठीक है। इस साइन को यूज़ करने के बहुत एडवांटेज है। जब आप एक HTML लिखते हैं, अब क्या होता है HTML में, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे एक HTML दिखाती हूँ, मैंने लिखा सेक्शन के अंदर मैंने लिखा डिव के अंदर मेरा H1, फिर मेरा एक और डिव आया इसके अंदर, ये वाला डिव क्लोज हो गया और ये डिव क्लोज हो गया। अब मेरा ये एक HTML है। अब मैंने इसकी CSS लिखी है। CSS में क्या है, ये वाला जो डिव है इसका बॉर्डर होना चाहिए और इसका नहीं होना चाहिए। तो जनरली हम जो CSS लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं, सेक्शन डिव बॉर्डर 1px और जो भी हमने स्टाइल लिखा। अब इससे क्या होगा कि इस पे भी बॉर्डर आएगा, इस पे भी बॉर्डर आएगा। अब ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे या तो ID या क्लास दे देते हैं या एक बॉर्डर की क्लास बना के सिर्फ इस पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब कि दे ट्राई टू डू वर्क अराउंड। बट इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इस वाले सिलेक्टर से। कैसे, ये वाला सिलेक्टर बोलता है कि कोई भी डायरेक्ट चाइल्ड है, कोई भी y जो x का डायरेक्ट चाइल्ड है, सिर्फ उस पर स्टाइल लगेगा। सो इस केस में अगर आप देखो तो हम चाहते हैं कि जो बॉर्डर है वो डायरेक्ट चाइल्ड पे लगे, ये डिव पे जो सेक्शन का डायरेक्ट चाइल्ड है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम ये कर देंगे। तो ना आपको ID क्लास चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपने बस इतना लिखा। तो ये जो बॉर्डर है वो सिर्फ इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो डिव है वो इस सेक्शन का डायरेक्ट चाइल्ड है, ये नहीं है, ये इस वाले डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है। सो ये भी एक सिलेक्टर है। इसको मैंने देखा है लोग यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी बार उनका कोड बहुत मैसी हो जाता है, एक्स्ट्रा CSS एक्स्ट्रा कोड दे आर एडिंग। इससे आप बहुत ही ईजिली इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट रिलेटेड। तो अगर आपने देखा HTML में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है एट्रीब्यूट, लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा एलिमेंट लिख सकते हो और उसकी जो भी एट्रीब्यूट है उस पर सीधा आप स्टाइल इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत ही एफिशिएंट वे है CSS लिखने का। सैडली पीपल डोंट यूज़ इट। एग्जांपल देती हूँ, फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं इसे। जैसे कि आपका है इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, तो ये जो है आपका एट्रीब्यूट है। तो आप इसका CSS कैसे लिख सकते हैं, इनपुट ईमेल, दैट्स इट। और इसके अंदर आप इसका स्टाइल लिख सकते हैं। वो सिर्फ ये वाला स्टाइल सिर्फ इस ईमेल वाले को जाके अप्लाई होगा और किसी को नहीं। आप इसे कोड में भी कर सकते हैं, अनकोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ सिलेक्टर्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ। आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ गो बैक, एक्सप्लोर इट। एंड एट्रीब्यूट के और भी टाइप्स हैं। दिस इज़ माई होमवर्क टू यू कि आप चाहिए और उनको एक्सप्लोर कीजिए और बताइए आपका कौन सा फेवरेट है। Another homework I would love to give you is, आप अपनी पुरानी CSS उठाइए और उनमें इन सिलेक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड ट्राई टू सी कि कितने आप अपनी CSS और HTML को ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।